नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। अखिलेश बने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। मुलायम ने कहा सभी फैसले अवैध। रामगोपाल, नंदा और अग्रवाल निष्कासित। चुनाव आयोग जाएगा मामला। समाजवादी पार्टी में संघर्ष को बीजेपी ने बताया जनादेश के साथ धोखा। कांग्रेस ने कहा छवि को लगा धक्का। सीपीएम, एनसीपी ने अखिलेश को दी बधाई। एसबीआई, पीएनबी और यूबीआई ने सस्ता किया कर्ज। ब्याज दरों में 0.9% तक कटौती। पेट्रोल और डीजल महंगा। इस्तांबुल आतंकी हमले में 2 भारतीयों की मौत। फिल्म निर्माता बीस हसन रिजवी और गुजरात की खुशी शाह के रूप में पहचान। विदेश मंत्रालय कर रहा है मदद। टेनिस कोर्ट पर नहीं दिखेगा सोमदेव देवबर्मन का जादू। संन्यास का ऐलान। 2010 एशियाई खेलों में जीता था स्वर्ण पदक। समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। रामगोपाल यादव की ओर से बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर मुलायम सिंह यादव ने बैठक में लिए गए फैसलों को अवैध बताते हुए 5 जनवरी को बैठक बुलाने का ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव के साथ उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। लखनऊ के जिनेश्वर मिश्रा पार्क में रविवार को समाजवादी पार्टी का सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच गया। बड़े नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। मुलायम सिंह यादव को मुख्य संरक्षक बनाया गया। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव को हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होता रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटा होने के नाते वो अपने पिता का पूरा सम्मान करते हैं और पार्टी में साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों को सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। मुलायम सिंह यादव ने इस बैठक को असंवैधानिक और फैसलों को अवैध बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी में रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए निष्कासित करने का ऐलान किया। मुलायम सिंह के मुताबिक संसदीय बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम का अनुमोदन किया है। उन्होंने 5 जनवरी को पार्टी का आकस्मिक अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया। इस बीच अखिलेश यादव के समर्थक रविवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में घुस गए और शिवपाल यादव की नेम प्लेट हटा दी। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है, लेकिन देखना है कि चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में इस कलह का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है या फिर विरोधी दल चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी को पछाड़ देते हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी ने इसे जनादेश के साथ धोखा बताया तो कांग्रेस ने कहा कि इससे पार्टी की छवि को धक्का लगा है। सीपीएम ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी परिवार में विवाद को तमाशा करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि जनता इससे ऊब चुकी है और चुनाव में वो इसका जवाब देगी। Taking the people for granted, people are very unhappy, very upset. They will reject the Samajwadi Party in lock, stock and barrel. Already, people are disillusioned with the Samajwadi Party misrule because of corruption, because of lawlessness, and now because of this family feud. कांग्रेस ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई अच्छा इमेज नहीं बन रहा। इससे आवाम के अंदर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के लीडरों की इस झगड़े से उत्तर प्रदेश के आवाम को कोई खुशी नहीं हो रही है। सीपीएम और एनसीपी ने अखिलेश यादव को बधाई दी और कहा कि उन्हें समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको तो हम यही शुभकामनाएं देंगे कि जिम्मेदारी को पूरा करें
और ये भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर वो समाजवादी पार्टी को यूपी के अंदर आगे ले जाएं और देश में भी। मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी को इस बात का आभास हो गया था कि पार्टी में अखिलेश यादव की लोकप्रियता काफ़ी है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की जल्द ही घोषणा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब पार्टी में जारी संघर्ष का मामला चुनाव आयोग जा सकता है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का खेमा अपना अपना दावा कर सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक अखिलेश यादव धड़ा उन्हें पार्टी में बदलाव करने का अधिकार दे चुका है और चुनाव आयोग को बदलावों के बारे में जानकारी भी देने के लिए कहा गया है। इस दौरान चुनाव चिन्ह पर दावा भी पेश किया जा सकता है क्योंकि आयोग के रिकॉर्ड में पार्टी से जुड़ी जानकारी में मुलायम सिंह यादव और अन्य पदाधिकारियों का नाम दर्ज है। अगर चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई दावा पेश किया जाता है तो आयोग दूसरे पक्ष को नोटिस देगा। जानकारों का मानना है कि अगर चुनाव आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई जा सकती है। और हमारे संवाददाता कृति मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। कृति, हमने देखा कि आर पार की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिस तरह का घटनाक्रम कल रहा। अब नजरें मुलायम सिंह के अधिवेशन पर। जी हाँ प्रीति, जैसा आपने कहा कि आर पार की लड़ाई अब सामने खुलकर आ चुकी है। मुलायम सिंह यादव ने भी 5 तारीख को अधिवेशन बुलाया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि मुलायम सिंह के खेमे को लगता है कि अखिलेश पूरी कोशिश करेंगे कि उनका अधिवेशन सक्सेसफुल ना हो पाए। तो लगातार जो मुलायम सिंह का खेमा है वो इस तैयारी में जुड़ा हुआ है कि कैसे कितनी बड़ी संख्या में लोग आ सके और वहां पर कोशिश करेंगे कृति से हम बात करने की। तो नजरें जाहिर तौर पर मुलायम सिंह के अधिवेशन पर है और जैसा कृति भी बता रही हैं कि इस तनातनी के मद्देनजर दोनों खेमों के बीच होड़ मची होगी। हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव के अधिवेशन में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और इसके तुरंत बाद मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, किरण नंदा, इन तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब 5 जनवरी को अधिवेशन बुलाया गया है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। सबकी नजरें इस पर हैं कि इसमें किस तरह के प्रस्ताव पास होते हैं और किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। कृति मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, आप बता रही थी कि होड़ मचेगी जाहिर तौर पर कि 5 तारीख को मुलायम सिंह यादव का अधिवेशन सफल ना हो पाए। जी हाँ प्रीति, लगातार जिस तरह से हमने देखा कि जो अखिलेश यादव का खेमा है, कैसे उन्होंने 19 विक्रमादित्य मान जो कि समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। तो लगातार अभी चर्चा जारी है कि 5 तारीख को जो राष्ट्रीय अधिवेशन मुलायम सिंह यादव ने बुलाया है उसमें कितनी जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेगा अखिलेश का खेमा। तो इस तरह से जो यह आर पार की लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है किस तरह से मुलायम सिंह यादव अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो क्या डिसीजन होता है, सिंबल में क्या होता है, क्या पार्टी में दो पार होना तय है। अभी तक कई लोगों का कहना था कि एक कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है। तो आज के बाद जो भी आज का डेवलपमेंट होता है उससे प्रूव हो जाएगा कि क्या पार्टी में दो पार्ट अब कोई नहीं रोक सकता है। जी प्रीति। बिल्कुल कृति, क्या कयास लग रहा है? आप लखनऊ में मौजूद हैं, तमाम जो और पार्टी के लोग हैं, जो जमीन पर मौजूद लोग हैं, इस घमासान को किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जो विरोधी दल हैं जैसे कि बीएसपी और बीजेपी, उनका कहना है कि ये दोनों जितना भी कलह चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये पूरा एक स्क्रिप्ट के तहत किया जा रहा है। वही कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और वो उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे। ग्राउंड पे जो मैं कह सकती हूँ आपसे, कहीं ना कहीं वोटर्स में कंफ्यूजन हो गया है कि वो क्या रहा है, आगे फ्यूचर कौन होगा, लीड कौन करेगा। तो इस तरह से क्या पार्टी के वोट शेयर में स्प्लिट हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल प्रीति जो सबके सामने अभी है कि चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, और इस समय क्या समाजवादी पार्टी का ये जो कला है वो पार्टी के फायदे में जाएगा या बहुत बड़ा उसको नुकसान होगा, ये देखना होगा प्रीति। बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी की खबर से अलग एक खबर है, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
लखनऊ में परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए ये रैली काफी अहम है। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में उसकी अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कहा जा रहा है कि लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में दोपहर 12:30 बजे होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री विपक्ष को सीधे निशाने पर लेंगे और नोटबंदी के फायदे भी गिनाएंगे। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। कृति मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है। कृति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही, क्योंकि पार्टी दावा कर रही है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है? जी हाँ प्रीति, देखिए 2 इम्पोर्टेंट रीजन हैं जिसकी वजह से आज की प्रधानमंत्री की रैली सबकी निगाहें उस पर टिकी होगी। पहली बात तो ये कि 50 दिन का जो ग्रेस पीरियड था डिमोनेटाइजेशन का, उसके बाद ये रैली होने वाली है। और दूसरी वजह जो बड़ी है कि इस समय जो यादव परिवार है उसका जो कला है वो चरम पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री आकर उत्तर प्रदेश के सूबे की राजधानी में रैली करेंगे। इस वजह से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी की पूरी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आज की रैली सबसे बड़ी होने वाली है। उनका कहना है कि 4 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। कल से ही तकरीबन तैयारियों में जुड़ गए थे भारतीय जनता पार्टी। कानपुर से लेकर कन्नौज से लेकर बनारस से लेकर हर तरफ से पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ रहेंगे ताकि वो आए और प्रधानमंत्री को इस चुनावी मौसम में उनकी जो बात है उसको सुनने के लिए लखनऊ में बड़ी संख्या में सभा रहे हैं। बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखनऊ से इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणाएं नए साल में सरकार का एजेंडा होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों की दिक्कतों का कोई जवाब नहीं दिया। भारत के 125 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नए साल में सरकार का एजेंडा सामने रखा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गरीबों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणाएं भविष्य का एजेंडा हैं। और मुझे लगता है कि 2017 का एजेंडा भी इसके साथ ले होगा, जिसमें अधिक साधनों का व्यय सरकार करेगी कि अर्थव्यवस्था और बड़ी हो और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं देखता हूं कि 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू भी हो जाएगा। जब तक यह वर्ग समृद्धशाली नहीं होंगे, जब तक यह ताकतवर नहीं होंगे, तब तक भारत भी किसी भी सूरत में समृद्धशाली भारत नहीं बन सकता, ताकतवर भारत नहीं बन सकता है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों की दिक्कतों का समाधान देने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। Has not solved any problems of the people, common people who are suffering because of demonetization. He did not touch the farmers' issue, except that the loan what he is going to give is with less interest. सीपीएम ने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों के अपराध की सजा गरीबों को मिल रही है। जेडीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया। अमीरों के साथ है ये सरकार और आम जनता के ऊपर आर्थिक शोषण को और तेज कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से नजर आ गई सबको। ये जरूर उनसे सुनना चाहते थे कि अब तक कितने डिपॉजिट हो गया, ये जो कैश का संकट खड़ा हुआ है वो कैसे उसका समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कई रियायतों का ऐलान किया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक के लिए 7.5 लाख रुपए तक की जमा पर 8% ब्याज, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद, आवास और किसानों को ब्याज में छूट शामिल है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। नए साल पर बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की सौगात दी है। एसबीआई के साथ पीएनबी और यूनियन बैंक ने ब्याज दरों में 0.9% तक की कमी की है। नई दरें रविवार से प्रभावी हो गई हैं। स्टेट बैंक ने 1 साल के कर्ज के लिए ब्याज दरें घटाकर 8% कर दी हैं। वहीं 2 साल के कर्ज के लिए अब
8.10% और 3 साल के कर्ज के लिए 8.15% का ब्याज लगेगा। स्टेट बैंक ने 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के कर्ज पर भी ब्याज दर में इसी अनुपात में घटाई है। नोटबंदी के बाद बैंकों में नकदी बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी शनिवार को बैंकों में गरीबों और मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को कर्ज देने में प्राथमिकता देने की बात कही थी। और राहत के बाद खबर आफत की है। आज से पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 1.29 रुपए जबकि डीजल के दाम 97 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल महीने में तीसरी बार और डीजल महीने में दूसरी बार महंगा हुआ है। दिल्ली में वैट सहित पेट्रोल अब 70 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल 57 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल कंपनियों ने इससे पहले 17 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा इजाफा किया था। तब पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। नोटबंदी के बीच इस ताज़ा बढ़ोतरी पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। आइए देखते हैं कि अलग अलग शहरों में लोग क्या कह रहे हैं। 5 पैसा 1 रुपया 2 रुपया जो भी बढ़ता है बर्डन तो है ही, ये तो बर्डन है ही, क्योंकि डीजल से सारी ट्रकें चलती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट विल इंक्रीज। हर महीने 15 दिन में जो दाम बढ़ रहे हैं ये कहीं से जायज नहीं है। थोड़ा कम करते हैं फिर एकदम से पूरा बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा कम करते हैं फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो रेट्स तो हाई ही हो रहे हैं ज्यादातर। कम होना चाहिए क्योंकि अभी तो मोदी ने अपना नया रूल्स निकाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम होना चाहिए पेट्रोल के दाम। और डायरेक्टली कैसा डीजल के भी बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं। बाकी देखते हैं बाकी कंट्रियों में तो उसके दाम बहुत ही कम है। पहले भी इन लोगों ने 2 रुपए कुछ पैसे बढ़ाए थे डीजल पे और पेट्रोल पे, और अब दोबारा से बढ़ा रहे हैं। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि तेल के दाम कम होने चाहिए, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बस। अब जो है तुरंत दोबारा से बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को दिल्ली में एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए राज्य सरकार के क्षेत्रीय मास्टर प्लान को ठुकराए जाने पर उन्होंने विरोध जताया है। हरीश रावत ने रविवार को इस मामले में केंद्र का रुख को हैरत में डालने वाला बताया। इसे राज्य के हितों का सबसे बड़ा झटका बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से नदी घाटी के इलाकों में लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने केंद्र को भागीरथी ESZ से जुड़ा मास्टर प्लान सौंपा था, जिसमें केंद्र और राष्ट्रीय हरित अधिकरण से इस इलाके में 82 मेगावाट की क्षमता के साथ 10 लघु जल विद्युत परियोजनाएं लगाने की मंजूरी मांगी गई थी। बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल के पहले दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की वेबसाइट हैक कर ली गई। रविवार को हैकरों ने वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें पोस्ट की। इसके अलावा वेबसाइट पर भारत विरोधी बातें भी लिखी गई हैं। हैकिंग की जानकारी मिलते ही आतंकवाद निरोधक बल ने तुरंत वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। हैकरों के पाकिस्तान से जुड़े होने का शक है, जिन्होंने अपनी पहचान अलोन इंजेक्टर बताई। फिलहाल इस बारे में पुख्ता जानकारियां जुटाई जा रही हैं। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। ब्लैक कैट कमांडो से जुड़ी इस वेबसाइट का रख रखाव NSG मुख्यालय करता है। वेबसाइट पर सुरक्षा बल और उसके अभियानों के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। ये कमांडो फोर्स देश में आतंकी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करती है। नए साल में आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए भारत और कठोरता से काम करेगा। नए थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने रविवार को साफ कहा कि सेना सीमा पर ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। इस स्थिति में विदेश नीति की चुनौतियां और गहरी होने वाली हैं और विदेश नीति में टकराव की स्थितियों में इजाफा हो सकता है। नए थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत ने रविवार को पत्रकारों के साथ अपनी पहली बातचीत में सीमा पर ताकत का इस्तेमाल बढ़ाने का संकेत दिया। इससे विदेश नीति के मामलों में सरकार की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे।
चीन से संबंध बेहतर बनाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। आर्थिक कॉरिडोर CPEC में चीन ने इतना निवेश कर दिया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। भारत के साथ टकराव की ये बड़ी वजह बना रहेगा। हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि वो चीन को कम से कम मसूद अजहर और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान से अलग करे। We had expected China would have been more understanding of the danger posed to all by terrorism and would join India and others in fighting the common challenge of terrorism. On our part, we will continue to push forward with resolute determination through the use of all options available with us to bring perpetrators of terrorist violence to justice. उधर एशिया प्रशांत में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए रूस भी पाकिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ रूस के संबंध भी आर्थिक कारणों से काफी अहम हो गए हैं। ऐसे में भारत के साथ रूस के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जब जिम्मेदारियां संभालेंगे तब स्थितियों में बदलाव की संभावनाएं आंकी जा रही हैं। एक तरफ जहां वे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं, वहीं रूस के साथ अमेरिका के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत होगी। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि चीन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और इससे भारत के संबंध निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत ने पाकिस्तान से फिर कहा है कि वो भारतीय दूतावास को भारत के नागरिकों कुलभूषण जाधव और निहाल अंसारी से संपर्क करने की अनुमति दे। जाधव को जासूसी और अंसारी को अपने एक मित्र से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान की ओर से अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। दोनों देशों ने परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करने से संबंधित समझौते के तहत एक दूसरे को अपने परमाणु संस्थानों की सूची भी सौंपी है। इस्तांबुल के नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए आतंकी हमले में मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। इनकी पहचान अबीस हसन रिजवी और खुशी शाह के तौर पर हुई है। अबीस पूर्व राज्यसभा सदस्य अख्तर हसन रिजवी के बेटे हैं। अबीस रिजवी बिल्डर्स कंपनी के CEO थे और वो 2014 में आई फिल्म रोर द टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन सहित कई फिल्मों के निर्माता थे, जबकि खुशी शाह गुजरात की रहने वाली थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों की मौत की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों की वीजा का इंतजाम करने इस्तांबुल रवाना होने की भी जानकारी दे दी है। नए साल के जश्न के दौरान हुए इस हमले में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 16 विदेशी नागरिक हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है। इससे पूरी फैमिली को बहुत बड़ा शोक मिला है। हमारी ये रिजवी फैमिली जो है काफ़ी हद तक सोशल कामों में जानी जाती है और अब इसने हर सोशल काम में मेरे साथ दिया है और कहाँ पर भी उन्होंने अपना नाम का जिक्र ना होने की मेरे से हमेशा वो निवेदन करते रहते थे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के नजदीक एक नाव में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग लापता हैं। नाव जकार्ता से 50 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल टिंडुंग द्वीप जा रही थी। हादसे के वक्त नाव में करीब 200 लोग सवार थे। राहत और बचाव का काम जारी है। कई द्वीपों वाले इंडोनेशिया में नाव परिवहन का बड़ा साधन है, लेकिन सुरक्षा मानकों में ढिलाई के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बीते नवंबर में भी 98 लोगों को ले जा रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते 54 लोगों की जान चली गई थी। बात मौसम की। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला और आसपास के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में पारा 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, तो लेह में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरे और शीतलहर के चलते जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां जैसे रेंग रही हैं। ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। श्रीनगर में रात का पारा गिरकर 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। लेह में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ पारा लुढ़क कर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी नए साल के पहले दिन पारा 9.2 डिग्री तक पहुंच गया। हरियाणा और अमृतसर में पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला और आसपास के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। यहाँ सैलानियों ने नए साल पर हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। रात को भी बहुत ज्यादा मजा किया, हमने बहुत एंजॉय किया। हिल स्टेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है शिमला।
घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। धुंध की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं, तो वहीं कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, तो कुछ के समय में बदलाव किए गए हैं। लोग ठंड से बचने के लिए चाय से लेकर अलाव तक सभी घरेलू उपाय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर है। चोट से परेशान सोमदेव देववर्मन ने रविवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। सोमदेव ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। 31 साल के सोमदेव कंधे की चोट से परेशान थे। ये चोट उन्हें 2012 में लगी थी। ऐसी अटकलें हैं कि वो अब कोचिंग की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सोमदेव ने 2008 में टेनिस में पदार्पण किया, तब से वो भारत के स्टार एकल खिलाड़ी थे। डेविस कप टीम के सदस्य सोमदेव 14 मुकाबले खेल चुके हैं। 2010 में भारत को विश्व ग्रुप में पहुंचने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। वो चीन के ग्वांगझू में हुए 2010 एशियाई खेलों के एकल और युगल स्वर्ण पदकधारी हैं। 2011 के देश के दूसरे सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से उन्हें 2011 में नवाजा गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। अखिलेश बने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। मुलायम ने कहा सभी फैसले अवैध। रामगोपाल यादव, किरण में नंदा और नरेश अग्रवाल निष्कासित। चुनाव आयोग जाएगा मामला। समाजवादी पार्टी में संघर्ष को बीजेपी ने बताया जनादेश के साथ धोखा। कांग्रेस ने कहा छवि को लगा धक्का। सीपीएम एनसीपी ने अखिलेश को दी बधाई। एसबीआई, पीएनबी और यूबीआई ने सस्ता किया कर्ज। ब्याज दरों में 0.9% तक कटौती। पेट्रोल और डीजल महंगा। इस्तांबुल आतंकी हमले में 2 भारतीयों की मौत। फिल्म निर्माता अबीस हसन रिजवी और गुजरात की खुशी शाह के रूप में पहचान। विदेश मंत्रालय कर रहा है मदद। टेनिस कोर्ट पर नहीं दिखेगा सोमदेव देववर्मन का जादू। संन्यास का ऐलान। 2010 एशिया खेलों में जीता था स्वर्ण पदक। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।